हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 4 को। और आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जिनवू वापस उस जगह पर आ चुका है जहां से उसकी सोलो जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब जिनवू अपनी सिस्टर को रोते हुए देखता है तो वह ग्रोक्टर सहित पूरे रेड ब्लेड ट्राइब के ऑर्क्स को ब्रूटल तरीके से ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ बेरू भी बुसान वाले डंजन के बॉस आर्चलिच को खत्म करके उस रेड को कंप्लीट कर देता है। वहीं अंत में आपने देखा था कि जिनवू मिस्टर गो से बोलता है कि उसे अकेले रेड करने का परमिशन दिया जाए, और क्योंकि मिस्टर गो उसे साउथ कोरिया से खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वह बोलता है कि वह इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब जिन्हों को पता चलता है कि जिनू को गिल्ड के लिए तीसरा कोई ऐसा मेंबर चाहिए जिसे गिल्ड के कामों में कोई इंटरेस्ट ना हो और भरोसेमंद हो, तब जिन्हों को अपनी कज़न सिस्टर सुहयून की याद आती है। सुहयून बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो ए रैंक हंटर के साथ साथ एक मॉडल और सेलिब्रिटी है जिसे हर कोई जानता है। जिन्हों अपनी सिस्टर को कॉल करता है और उससे अपना गुइड ज्वाइन करने के लिए पूछता है और उसे बताता है कि हम तुम्हें कोई काम नहीं करने देंगे। लेकिन सुहयून उससे बोलती है कि तुम मुझे ऐसा गिल्ड ज्वाइन करने को बोल रहे हो जिसका कोई नाम भी नहीं है। पहले उसे लगता है कि जिन्हों किसी धोखे का शिकार हो रहा है, लेकिन जब जिन्हों उसे बताता है कि वह संग जिन्वू के साथ काम करने की बात कर रहा है, तब वह एक शब्द भी नहीं बोल पाती और तुरंत जिन्हों के ऑफिस पहुंच जाती है। जिन्हों उसे देखकर हैरान हो जाता है कि जिन्हों इस लड़की की बात कर रहा था, क्योंकि वह बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। जिन्हों उसे बताता है कि यह उसकी कूसिन सिस्टर है। सोह्यून भी जिन्वू को देखकर हैरान थी। वह बताती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह जिन्वू को सामने से देख रही है। इस पर जिन्हों अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें झटका क्यों लग रहा है, तुम तो खुद एक सेलिब्रिटी हो। तब वह बताती है कि वह इसलिए जिन्हों को देखकर एक्साइटेड है क्योंकि यह वही है जिसने ली मिनसंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर दिया था। कुछ देर की बातचीत के बाद सुहयून आहजिन गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और जिनू भी उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद सुहयून सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए जिनू के साथ एक सेल्फी के लिए पूछती है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहां सभी हायर अप्स एक मीटिंग में थे क्योंकि मिस्टर गो जिनवू के लिए उस रूल को पास करवाना चाहता था जिससे वह अकेले रेड कर पाए। मीटिंग में यह बंदा मिस्टर गो से बोलता है कि क्या आप समन किए हुए बीस्ट को स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर बनाना चाहते हैं। वो इस आइडिया को बेतुका और बकवास बताता है। वह बोलता है कि यह रूल संग जिन्वू के गिल्ड बनाते ही सामने आ गया, मतलब आप जिन्वू की तरफदारी कर रहे हैं। इसके बाद वह बोलता है कि हंटर एसोसिएशन सभी हंटर्स की भलाई के लिए है, ना कि सिर्फ जिन्वू के लिए। तब मिस्टर गो उन्हें बताता है कि यह सिर्फ जिन्वू के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। इसके बाद मिस्टर गो उन सब से पूछता है कि अगर आपके पास एक तरफ बी से रैंक हंटर्स का स्क्वाड है और दूसरी तरफ जिन्वू के अकेले का स्क्वाड है, और अगर डंजन ब्रेक के समय आपके पास इनमें से किसी एक ही स्क्वाड को वहां भेजने का ऑप्शन है, तो आप किसे भेजेंगे। मिस्टर गो के इस सवाल से वहां सभी लोग शांत हो जाते हैं। सामने वाला बंदा भी चुप हो जाता है क्योंकि वह खुद फट्टू था, क्योंकि उसने अपनी सेफ्टी के लिए हंटर एसोसिएशन के पास एक नया घर खरीदा है। इसके बाद मिस्टर गो उन्हें बताता है कि पूरी दुनिया की गिल्ड जिन्वू को अपने साथ जोड़ना चाहती है। वो उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि वह कोरिया में रुकेगा अगर हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर गो उन्हें दोंगसू की याद दिलाता है कि किस तरह अमेरिका उसे उनकी नाक के नीचे से और के अपने देश ले गया था। अंत में मिस्टर गो उन्हें बताता है कि अगर यह ट्रीटमेंट आपको बकवास लगती है तो यह बात भी याद रखना कि जब कोरिया में फिर से कोई एस रैंक गेट खुलेगा तब उन्हें कौन बचाएगा। यह सब सुनकर सभी मिस्टर गो की बात मान जाते हैं और जिन्वू को उसके सोल्जर्स के साथ अकेले रेड करने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हम चाहेन को देखते हैं
जो सुह्यून की पोस्ट को देखकर शॉक हो जाती है और यह देखकर गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी बजाय सुह्यून जिन्वू के गिल्ड की थर्ड मेंबर बन चुकी है। इसके अलावा वो सोचती है कि जिन्वू उसे डेट कर रहा है। दूसरी तरफ हम एक ए रैंक का गेट देखते हैं जहां जिन्वू और जिनो रेड के लिए पहुंच चुके थे। गेट को देखकर जिनो हैरान हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा गेट उसने पहले कभी नहीं देखा था। रेड में जाने से पहले जिन्वू अपने उतने सोल्जर्स को समन करता है जितने रेड के लिए हंटर्स की जरूरत होती है। इसके बाद हंटर एसोसिएशन का चीफ इंस्पेक्टर जिनचुल सभी सोल्जर्स का माना चेक करता है और देखता है कि यह सब बी और उसके ऊपर के रैंक के हैं, जो इस तरह के गेट से पैसे कमाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जिनचुल बोलता है कि वह सब बेवकूफ हैं जो जिन्वू की इस ट्रीटमेंट को लेकर बहस कर रहे थे। जिन्वू अब रेड में जाने वाला था, लेकिन तभी वह देखता है कि जिनचुल भी अपना सूट पहन रहा है। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। तब जिनचुल उन्हें बताता है कि उसे चेयरमैन ने इस रैड में नजर रखने के लिए भेजा है, क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि जिनू को अकेले रेड करने देने का डिसीजन सही है या नहीं। इसके बाद जिन्वू के साथ जिनो और जिनचुल भी गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के कुछ देर बाद जिनचुल पूरी तरह हैरान था क्योंकि जिन्वू के सोल्जर्स ए रैंक के मैजिक बीस्ट को लगातार खत्म कर रहे थे। वो टस्क और बेरू की फाइट को देख रहा था। जिनचुल सोचता है कि बीस्ट मरते जा रहे हैं क्योंकि जिन्वू के सोल्जर्स खत्म होने के बाद वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो इग्रिस को देखता है और समझ जाता है कि यह ज्यादा पावरफुल है। इग्रिस के सोर्ड की लाइटनिंग एक बार में ही आसपास के बीस्ट को साफ कर रही थी, जिसे देखकर जिनचुल सोचता है कि सिर्फ हाई लेवल का मैजिक ही इतने लाइटनिंग अटैक कर सकता है, क्योंकि जितनी बार वो स्वॉर्ड घुमाता है उतनी बार लाइटनिंग निकलती है। ज्यादातर बीस्ट को इग्रिस ही अपने सोर्ड से खत्म करता जा रहा था। इग्रिस को देखकर जिनचुल सोच रहा था कि वो ए रैंक से भी ऊपर का है। वह सोचता है कि अगर वह इग्रिस से फाइट करे तो क्या वो उससे जीत पाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर एंट बीस्ट की बॉडी को खाने वाला होता है। तब जिन्वू उसे लात मार के उड़ा देता है और उन्हें खाने से मना करते हुए बोलता है कि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा कीमती होती है। इसके बाद जिन्वू चिल्लाते हुए कुछ सोल्जर्स को बोलता है कि क्रिस्टल्स की माइनिंग करते रहो। जिनचुल उसे देखकर हैरान था कि एक इससे रैंक ड्यूनियन को संभालना, शैडो आर्मी का ध्यान रखना और माइनिंग करना, यह सब वो अकेले ही कर रहा है। वो बोलता है कि यह सच में वन मैन आर्मी है। वो अब समझ जाता है कि क्यों चेयरमैन ने उसे इस रेड में नजर रखने के लिए बोला था। सभी बीस्ट के खत्म होने के बाद अब उनके सामने इस डंजन का बॉस आ चुका था। जिन्वू माइनिंग करने वाले सोल्जर्स को छोड़कर सभी को वापस बुला लेता है। यह देखकर जिनचुल पूछता है कि तुमने उन्हें वापस क्यों बुला लिया? क्योंकि इसके लिए तुम्हारे सोल्जर्स ही काफी थे। तब जिन्वू उसे बताता है कि अगर वह अपने सोल्जर्स पर ज्यादा डिपेंड रहेगा तो उसकी स्किल्स बेकार हो जाएंगी। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर्स निकालता है और सीधे बॉस के ऊपर जंप करता है और उसके सिर को काटते हुए उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। बॉस के खत्म होते ही जिन्वू का लेवल अप हो जाता है, जिससे उसकी कुछ स्किल अपग्रेड हो जाती है। शैडो एक्सचेंज करने का कूल डाउन टाइम भी अब 3 घंटे से 2 घंटे हो गया था। मतलब अब वो हर 2 घंटे में शैडो एक्सचेंज स्किल यूज कर सकता है। जिनचुल ये देखकर हैरान था कि जिन बीस्ट का यूज शील्ड और आर्मर के लिए किया जाता है, उन्हें इसने केवल अपने 2 डैगर्स से काट डाला। इसके बाद जिन्वू वहां के बॉस की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसका रैंक एलीट नाइट और लेवल 13 था। जिन्वू देखता है कि यह उतना ही पावरफुल है जितना यह तब था जब जिंदा था। लेकिन जिन्वू इस बात से हैरान था कि उसका साइज काफी छोटा हो गया है, क्योंकि शैडोज या तो सेम साइज या उससे बड़े साइज की होती हैं। जिन्वू देखता है कि भले ही इसका और टस्क का रैंक एलीट नाइट है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा माना है और यह टस्क से भी ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू सोचता है कि अगर यह खुद को बड़ा करने के लिए मैजिक का यूज करता है तो यह इसका ओरिजिनल साइज होगा। जिन्वू बोलता है कि जो भी हो, ये उसकी शैडो आर्मी के लिए बहुत बड़ी चीज है।
जिसके बाद जिन्वो इस सोल्जर का नाम जीमा रख देता है। वहीं जिनो ये देखकर खुश था कि जिन्वो ने किस तरह उसे समन बीस्ट में बदल दिया। उधर जिनचुल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसने एक ही दिन में वह सब देख लिया था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। इसके बाद जिनो जिन्वू से बोलता है कि अब हमें बाहर चलना चाहिए, लेकिन जिन्वू जाने से पहले उससे पूछता है कि डंगोनन के बॉस की बॉडी का क्या करना है। तभी उस डंजन के बाहर खड़े रिपोर्टर्स को बड़े पैरों के चलने की आवाज आती है। पहले तो सभी डर जाते हैं, लेकिन तभी वह देखते हैं कि यह जिन्वू का समन बीस्ट है जो डंजन के बॉस की डेड बॉडी को उठाकर बाहर ला रहा है। वह सब समझ जाते हैं कि जिन्वू ने ए रैंक डंजन को पहले ही क्लियर कर दिया है, और वह सभी टस्क की फोटो लेने लगते हैं। उन्हें देखकर टस्क बोलता है कि फोटो लो जल्दी, और स्माइल करते हुए पोज देता है। इसके बाद जिन्वू, जिनो और जिनचुल भी डंजन से बाहर निकल आते हैं। जिन्वू और जिनो आपस में बात कर रहे थे कि अब यहाँ पर पहले से ज्यादा रिपोर्टर्स आ चुके हैं, लेकिन अंदर जो सब हुआ उसे देखकर जिनचुल अभी तक सदमे में था। इसके बाद जिनचुल इस रेड की रिपोर्ट देने के लिए मिस्टर गो के पास जाता है और उसे सब बताता है। उसके अभी भी पसीने आ रहे थे। मिस्टर गो उससे बोलता है कि तुमने अंदर जो भी देखा वहां तुम्हारी तरह कोई और भी होता तो वह भी ऐसे ही हैरान होता। तब जिनचुल मिस्टर गो से बोलता है कि मैंने जो वहां देखा वो कोई रेड नहीं थी, बल्कि एक तबाही थी। इसके बाद मिस्टर गो जिनचुल को आराम करने के लिए भेज देता है। अब मिस्टर गो सोचता है कि जिन्वू ने अकेले ही ए रैंक डंजन को क्लियर कर दिया। इसके अलावा वो माना क्रिस्टल्स और उनकी बॉडी को भी बाहर लेकर आया। मिस्टर गो बोलता है कि अब समझ आया कि उसे वन स्ट्राइक स्क्वाड क्यों बोलते हैं। वो एक मैन गिल्ड है, बल्कि वो खुद ही एक गिल्ड है। इसके बाद मिस्टर गो सोचता है कि कोरिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हंटर्स की लिस्ट में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इसके बाद हमें जापान के शिंजुकू टोक्यो का सीन दिखाया जाता है। जापान में अब तक का सबसे बड़ा एस रैंक गेट खुल चुका था, और वहां के लोगों को आसमान में एक भयानक साया मंडराते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद हमें जापान के गवर्नमेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ब्लेड फैंटम्स, अनबीटेबल किंग और स्नोई माउंटेन्स के गिल्ड के मास्टर्स को एक साथ देखते हैं। क्योंकि एस रैंक गेट खुलने के बाद जापान के पीएम द्वारा सभी गिल्ड मास्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। तभी वहां ब्लेड गिल्ड के हंटर्स आ जाते हैं। गोटो के मरने के बाद अब इस गिल्ड का मास्टर सुगिमोटो ryuji बन चुका है। यह वही गिल्ड है जिसके एस रैंक हंटर्स को जेजू आइलैंड में बेरू ने खत्म कर दिया था। इसके बाद वहां खड़े तीनों गिल्ड मास्टर ब्लेड गिल्ड के हंटर्स को इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं, क्योंकि गोटो के मरने के बाद ब्लेड गिल्ड अब पहले जैसे पावरफुल नहीं रहा। इसीलिए दूसरे गिल्ड एक साथ मिलकर जापान का सबसे बड़ा गिल्ड बनना चाहते हैं। इस पर रेजी बोलता है कि सारे मिल जाएंगे, तब भी वह उनके गिल्ड को टक्कर नहीं दे पाएंगे। अब सभी गिल्ड मास्टर पीएम के साथ मीटिंग में बैठते हैं, जहां पीएम उन सभी पर चिल्लाता है कि एक एस रैंक गेट टोक्यो में खुला है और अभी तक हंटर एसोसिएशन ने क्यों कुछ नहीं किया, और अगर बने ब्रेक हो गया तब क्या होगा। तब उन्हें बताया जाता है कि इस तरह के एस रैंक के गेट को एस रैंक के हंटर्स भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसे केवल नेशनल लेवल के हंटर्स ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यह बंदा बताता है कि हमें जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा, क्योंकि जब एक एस रैंक का गेट ब्रेक होता है तब कितनी तबाही होती है। यह सब हम जेजू आइलैंड में देख चुके हैं। तभी एक गिल्ड मास्टर बताता है कि हमें अब थॉमस आंड्रे को बुला लेना चाहिए। इस पर पीएम का सेक्रेटरी उसे बताता है कि हमारी कंट्री के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उन जैसों को बुला सकें। वो उन्हें बताता है कि फिलहाल हम दुनिया भर के बेहतरीन हंटर्स से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में गेट खुलने के नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ ही देश उन्हें अपने हंटर्स दे सकते हैं। इसके अलावा वो यह भी बताता है कि केवल कुछ ही हंटर्स होंगे
जो एस रैंक गेट से निपटने के लिए आगे आएंगे। इसके बाद रेजी उन्हें यूरी नाम के एक हंटर के बारे में बताता है, जो एक बैरियर विशेषज्ञ एस रैंक हंटर है। रीजी बताता है कि वह तब तक हमारी हेल्प करेगा जब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे। रीजी उन्हें बताता है कि वह इस मिशन के लिए यूरी का यूज करने का प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं, जो अपने ऑफिस जा रहा होता है। वह सोच रहा था कि उसका लेवल बढ़ने से उसकी सभी जॉब स्पेसिफिक स्किल अपग्रेड हो गई है और अब उसे यह देखना है कि नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने पर क्या होता है। जिन्वू ऑफिस के नीचे पहुंच चुका था, जहां वह सोच रहा था कि जिन्होंने अकेले ही गिल्ड को अच्छे से संभाल रखा है, लेकिन उसे और लोगों को गिल्ड में शामिल करना होगा। तभी वह वहां चाहिन को देखता है। चाहिन उसे देखकर पीछे मुड़ जाती है। जिन्वू उससे बोलता है कि वह उससे क्यों भाग रही है और वह उसके ऑफिस के नीचे क्या कर रही है। तब चाहिन घबराते हुए उसे बताती है कि उसने अपनी कार को यहां पार्किंग लॉट में छोड़ दिया था। तब जिन्वू को याद आता है कि जिस दिन उसने चाहिन का टेस्ट लिया था, उसने शैडो एक्सचेंज का यूज करा था और उसकी कार यहीं रह गई थी। इसके बाद चाहिन पूछती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट करके गिल्ड में सुहयून को क्यों चुना? क्या ये रैंक इस रैंक से भी ऊपर है? और वो पूछती है कि तुमने उसके साथ सेल्फी क्यों ली? क्या तुम उसे डेट कर रहे हो? जिन्वू कुछ बोल पाता इसके पहले ही चाहिन उसे बताती है कि मिन वांग ने उसकी पावर्स के बारे में उसे कुछ मैसेज देने के लिए बोला था। जिन्वू शॉक हो जाता है और उसे अकेले में अंदर चलकर बात करने के लिए बोलता है। इसके बाद वह दोनों ऑफिस में चले जाते हैं, क्योंकि जिन्हो किसी काम के लिए बाहर गया था, इसीलिए वहां कोई नहीं था। इसके बाद चाहिन जिन्वू को बताती है कि जब मिन वंग ने उसे हील किया था, तब उसकी शैडो ने उससे बातें करी थीं। उसने बोला था कि जिन्वू को बताना कि वह अपने अंदर छिपी पावर से संभल कर रहे। दरअसल मरने के बाद जब वह शैडो बना था, तब वहां उसके साथ क्या कुछ हुआ, यही वह जिन्वू को बताना चाहता था। वह चाहिन को बताता है कि किसी ने उसे अंधेरे से बाहर निकाला। भले ही वह पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वह पूरी तरह होश में था और उसकी आइडेंटिटी अभी भी वही थी। वो चाहिन को बताता है कि शैडो बनने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह गुलाम बन गया हो और केवल उसी की सेवा करने के लिए रिवाइव हुआ हो। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना यह था कि शैडो बनने के बाद जिन्वू की सेवा करने से उसे खुशी मिल रही थी। चाहिन को वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद मिन वंग उसे बताता है कि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उसे इसके बारे में बताना होगा कि जिन्वू की सच्ची आर्मी है। इसके बाद हम जिन्वू को एक डंजन के अंदर बैठे हुए देखते हैं। जिन्वू चाहिन की बताई हुई बातों के बारे में सोच रहा था कि उसे अपनी पावर्स की सच्चाई का पता लगाना होगा। डंजन के अंदर जिन्वू के सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं और जिन्हो और जिन्वू आराम से बैठकर बर्गर खा रहे थे। तभी जिन्हो बोलता है कि उसे उन दिनों की याद आ रही है जब वह सी रैंक के डंजन में रेड किया करते थे। इस पर जिन्वू गुस्से में उसे बोलता है कि मुंह में खाना भरकर बात मत करो। इसके बाद जिन्हो उससे बोलता है कि आपके सोल्जर्स खुद ही सब संभाल सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग अपना काम इन्हें ही करने दें। तब जिन्वू उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जितना दूर रहेगा उसे उतने कम एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा वो बताता है कि अगर वह इन सोल्जर्स पर नजर नहीं रखेगा तो पता नहीं ये सब क्या कर डालेंगे। इसके बाद जिन्हो जिन्वू से उसकी सिस्टर के बारे में पूछता है, जो कि हॉस्पिटल में थी। जिन्वू उसे बताता है कि उसने उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे बेस्ट सोल्जर को रखा है, इसीलिए वह ठीक होगी। इसके बाद जिन्वू सोचता है कि जब बात हुई है तो एक बार चेक कर लेता हूं, और जिन्वू शैडो प्रिजर्वेशन स्किल का यूज करता है। इस स्किल से वो अपने शैडो सोल्जर्स के सेंसेस को खुद के साथ शेयर कर सकता है, जिससे जिन्वू वो सब कुछ देख सकता है जो उसके सोल्जर्स देख रहे हैं। जिन्वू जैसे ही देखता है, वह पाता है कि बेरू अब भी टीवी देख रहा है और नौटंकी कर रहा है। वो देखता है कि जिन्हा आज जल्दी सो गई है और यही वजह है कि बेरू मजाक कर रहा है। जिन्हू अजीब सा फेस बनाते हुए सोचता है कि क्या बेरू को ड्रामा देखना पसंद है।
इसके बाद जिन्वू दूसरे सोल्जर्स को भी देखने लगता है। एक सोल्जर जिसे उसने अपनी माँ की सिक्योरिटी के लिए रखा था, वहां देखता है कि वो वेजिटेबल्स खरीद रही है। दूसरे में वो हंटर्स को देखता है। इसके बाद वो तीसरे सोल्जर को देखता है जहां चाहीन नहा रही थी। यह देखते ही वह घबराकर लाल हो जाता है। जिन्वू सोचता है कि इसके लिए उसे चाहे से माफी मांगनी चाहिए और उसे डिनर पर ले जाना चाहिए। इसके बाद जिन्वू को जुन्हो बताता है कि जापान में एक एस रैंक गेट ओपन हुआ है और अगर 3 दिन के अंदर उसे बंद नहीं किया गया तो वह ब्रेक हो जाएगा। वो जिन्वू को बताता है कि जापान दुनिया भर के हंटर्स को बुला रहा है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास भी कोई कॉल आई थी। तब जिन्वू बताता है कि उसे कॉल आया था, लेकिन उसे लगा अब तक गेट बंद हो गया होगा, इसीलिए वह अभी तक नहीं गया। इसके बाद वह बताता है कि उसे अभी इससे बड़े काम को अंजाम देना है। जिन्वू डबल डंजन के बारे में सोच रहा था कि उसे बहुत जल्द अपनी पावर्स के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि डबल डंजन का गेट खुलने में अब केवल एक ही दिन बचे हुए हैं। इसके बाद जिन्वू और जिन्हा उठते हैं और वहां के काम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं, जिसके साथ मिलकर रेजी इस मिशन को पूरा करना चाहता था। टोक्यो में मिशन के लिए उसके पास रेजी की टीम आती है। यूरी उन्हें खुद को दुनिया का बेस्ट सपोर्टिव एस रैंक हंटर बताता है। वहां रेजी उसे बताता है कि इस मिशन के लिए जापान ने 6 एस रैंक के हंटर्स को भेजा है, क्योंकि हर एक गिल्ड का एक एस रैंक हंटर बाहर के उन ए रैंक गेट्स को संभालेंगे जो पूरे जापान में खुल रहे हैं। लेकिन यूरी उनके प्लान का मजाक उड़ाता है कि वो इस प्लान से पूरी कंट्री को नहीं बचा पाएंगे। यूरी उनके सामने डील रखता है कि उसे हर दिन के 10 मिलियन चाहिए। यूरी बोलता है कि तुम मुझे हायर कर लो, जिसके बाद तुम जब तक चाहोगे तब तक मैं एस रैंक गेट को जाम करके रखूंगा और ब्रेक नहीं होने दूंगा। वह बोलता है कि उसे पूरे साल के 3.6 अरब चाहिए। हंटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह बहुत ज्यादा पैसे थे। तब यूरी उनका मजाक उड़ाता है कि फिर यह देश छोड़कर चले जाओ। वो उन सब की बुरी तरह बेइज्जती करता है कि उन सब को उसके जूते चाटने चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हारे पीछे खड़े हजारों हारे हुए लोगों की जगह मुझे हायर करना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तभी इन दो जापानीज हंटर्स को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वह आगे बढ़ते हैं। लेकिन यूरी उन्हें बैरियर के अंदर जैम कर देता है, जिससे वह हिल भी नहीं पाते हैं। वह सब हैरान थे, क्योंकि वह रैंक हंटर होते हुए भी हिल तक नहीं पा रहे थे। इसके बाद वो उन्हें ऑफर करता है कि वह उनके लिए एस रैंक गेट को ब्लॉक कर देगा और बोनस में उनके लोगों की लाइफ भी बचेगी। उसकी एबिलिटी देखकर रेजी हैरान था। वो यूरी को बताता है कि यह कंफर्म नहीं है कि गवर्नमेंट उसके बताए गए प्राइस पर उसे हायर करेगी। रेजी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें यूरी पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं, जहां वह अपने उस मिशन में जाने के लिए रेडी हो रहा था, जिसके लिए वह बहुत दिनों से वेट कर रहा था, क्योंकि अब डबल डंजन का गेट खुलने में कुछ ही टाइम रह गया है। जिन्वू अपनी माँ को बताता है कि उसकी अपॉइंटमेंट है और वह वापस आ जाएगा। उसके वहां से निकलते ही गेट के खुलने का टाइम अब कंप्लीट हो जाता है और की के गेट के खुलने की लोकेशन रिवील हो जाती है। इसके बाद हम जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर एक बार फिर से गेट खुल चुका था। वहां सभी हैरान थे कि एक ही जगह पर दूसरा गेट खुला है, और तभी वहां जिन्वू पहुंच जाता है। वहां खड़ी हंटर्स उसे बताती हैं कि यह गेट सी रैंक के आसपास का है और ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। तब जिन्वू उनसे पूछता है कि क्या कोई स्क्वाड इस गेट के अंदर गया है। वहां खड़ी हंटर उसे बताती है कुछ घंटे पहले एक स्क्वाड अंदर जा चुका है। यह सुनते ही जिन्वू उनसे बोलता है कि इस रेड को अभी बंद करो। वो लड़की बोलती है कि माना मीटर के हिसाब से यह गेट सिर्फ सी रैंक का है। तब जिन्वू उन्हें बताता है कि स्ट्राइक स्क्वाड खतरे में है और अगर हमने रेड नहीं रोकी तो सब मारे जाएंगे। वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। जिन्वू अंदर जाते हुए उन्हें बताता है कि वह स्ट्राइक स्क्वाड को वापस लेकर आएगा।
तभी हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहां स्ट्राइक स्क्वाड बाहर के मॉन्स्टर्स को खत्म करके एक गेट तक पहुंच चुके थे। वहां खड़े हंटर्स सोच रहे होते हैं कि यह शायद बॉस का रूम होगा। वह सब उस गेट को नहीं खोल पाए थे, इसीलिए वहां से लौटने का सोच रहे थे क्योंकि वहां कोई इतना पावरफुल नहीं था जो उस गेट को एक खरोच भी दे पाए। तभी वहां पर जिन्वू आ जाता है। वह सब उसे देखकर डर जाते हैं। वो जिन्वू से पूछते हैं, तुम कौन हो? जिन्वू बताता है कि वही जो डबल डंजन से बचकर लौटा था। तब वह समझ जाते हैं कि ये एस रैंक हंटर जिन्वू है। इसके बाद जिन्वू उन्हें बताता है कि गेट के पीछे बहुत ज़्यादा खतरा है और वह सब यहाँ से लौट जाएं। इसके आगे वह संभाल लेगा। जिन्वू आगे बढ़ता है और देखता है कि गेट किसी स्पेल से लॉक है। तब उसे नोटिफिकेशन आती है कि गेट लॉक है और की का यूज़ करो। तब जिन्वू की निकालता है और देखता है कि की का शेप पहले से चेंज हो चुका है। इसके बाद जिन्वू की का यूज करके गेट खोल देता है और अंदर जाने लगता है। वहां खड़े हंटर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसने गेट को कैसे खोला। इसके बाद स्क्वाड का एक हंटर जिन्वू से बोलता है कि डंजन का परमिट हमने खरीदा है और आपको कोई अधिकार नहीं है हमें वापस भेजने का। तब जिन्वू सोचता है कि यह सही बोल रहा है। एस रैंक हंटर होने का यह मतलब नहीं है कि मैं किसी को ऑर्डर दूं। जिसके बाद जिन्वू उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जो कोई भी अंदर जाना चाहता है जा सकता है। आगे वाला बंदा ताव में अंदर घुस जाता है। उसके अंदर जाते ही एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है कि कोई बिना की के अंदर घुस आया है जिसकी एंट्री अलाउ नहीं है। जिसके तुरंत बाद वहां का एक स्टैचू उसका काम तमाम करने वाला था, लेकिन तभी जिन्वू पीछे से उसे खींचकर बाहर फेंक देता है। जिन्वू उसे बताता है कि इसके अंदर ऐसी काफी चीजें होने वाली हैं। क्या तुम अब भी अंदर जाना चाहते हो? लेकिन अब वो डर चुके थे। इसके बाद जिन्वू उन सभी को बोलता है कि तुम सब लोग इसी वक्त यहां से बाहर चले जाओ और हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट करो और उन्हें बताना कि डबल डंजन दिखाई दिया है। इसके बाद जिन्वू गेट के अंदर चला जाता है और तुरंत गेट बंद हो जाता है। अंदर जाते ही जिन्वू एक बार फिर वही सब कुछ देखता है जो वह पहले भी देख चुका है और जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। जिन्वू बोलता है कि फाइनली मैं वापस आ गया, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि उसकी हड्डियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। जिन्वू उन सभी स्टैचूज को देखकर समझ जाता है कि यह ना तो बीस्ट्स हैं और ना ही जिंदा हैं। ये सिर्फ पपेट्स हैं और यहां केवल एक ऐसा है जो माना रेडिएट कर रहा है। वह एक स्टैचू को देखकर बोलता है कि तो तुम हो उसके कंट्रोल में। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तब जिन्वू गुस्से में बोलता है कि क्या तुम अब भी अपना मुंह बंद रखोगे? तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे जवाब देना चाहिए? तब रूल्स वाला स्टैचू अपनी आंखें खोलते हुए खतरनाक स्माइल करता है और बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी दूर तक आ ही गए। आज की यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ज़रूर बताना।